ऐसी नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बिना बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वो अमीर आदमी उस बच्ची को अपने घर ले जाता है। अरे कहाँ हो भाग्यवान, जरा जल्दी इधर आओ। ये देखो मेरे साथ कौन आया है। अरे ये किसका बच्चा उठा लाए हैं आप? मैं क्या तुम्हें कोई बच्चा उठाने वाला दिखाई देता हूँ? अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें ये बच्चा कहाँ से मिला? ये नन्ही परी मुझे पहाड़ियों वाले जंगल में मिली है। पता नहीं इसे वहाँ पर कौन छोड़ के गया था। मुझे इस बच्ची पर दया आई और मैं उसे उठा के ले आया। ये तुमने बहुत अच्छा किया जिस बच्ची को अपने साथ ले आए। देखो ये बच्ची कितनी सुंदर है, देखने में बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। आज से ये बच्ची हमारे परिवार का हिस्सा है। हम इसे भी अपने बेटे सुहन की तरह ही पालेंगे। अब से हमारे एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। यूं ही कई वर्ष बीत जाते हैं। अब वो दोनों भाई बहन बड़े हो चुके होते हैं। अपने बेटे को जवान होता देख सुनीता और उसका पति बहुत खुश होते हैं कि भविष्यवाणी गलत साबित हुई, लेकिन होना तो वही था जो तकदीर में लिखा था। एक दिन सुनीता का लड़का किसी काम से बाहर कहीं दूर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी नजर अमीर आदमी की बेटी पर पड़ती है। उसे देखकर वो सब कुछ भूल जाता है। वो अपने माँ बाप को बगैर कुछ लड़की से शादी कर लेता है और उस लड़के घर ले आता है। माँ, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। ये सेठ हमीर चंद की बेटी है। बेटा तुझे शादी करने की इतनी भी जल्दी क्या थी? एक बार हमसे पूछ तो लेता। आखिर हम तेरे माता पिता हैं। हमने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, इसलिए हमारा भी हक बनता है कि तेरे सुख दुख में साथ रहे। अरे भाग्यवान, तुम भी ये क्या बात लेकर बैठ गई हो? अरे हमें तो खुश होना चाहिए। हमारे बेटे की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। बेटी तुम बहुत दूर से चल के आई हो, जाओ थोड़ा आराम कर लो। बेटी तुम कितने भाई बहन हो? सासू जी हम 2 भाई बहन हैं, लेकिन मैं सेठ अमीर चंद की सगी बेटी नहीं हूँ। मैं तो उन्हें पहाड़ी के पास मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी माँ पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। अपने बेटे की बहू के मुंह से ये बात सुनकर सुनीता सब समझ जाती है कि ये लड़की हमारी बेटी है। वो इस बात को अपने पति महेंद्र को भी बताती है कि भविष्यवाणी सच साबित हुई। ये बात किसी तरह सुनीता के बेटे को भी पता चल जाती है कि जिस लड़की से उसने शादी की है वो उसकी सगी बहन है। इसलिए वो अपनी जान ले लेता है और फिर वो लड़की भी मर जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। इस बात को सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि भविष्यवाणियाँ सच होती हैं। हमें इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ बेटा, मैं तुझे यही समझा रही थी कि इन भविष्यवाणियों को झूठ समझने की कोशिश मत करना। इसका मतलब वो ऋषिवर सच कह रहे थे कि मेरे मन में जो सपना है वो एक दिन जरूर पूरा होगा और बहुत जल्दी मेरा भाग्य उज्जवल होगा। उसके बाद हर किसी की जुबान पर सिर्फ मेरा नाम होगा। जिस राज्य में लोकेश रहता था, उस राज्य का राजा सूरजमहल बहुत ही शांति प्रिय और दयालु था। उसके शासन में सभी खुश रहते थे। प्रजा भी राजा को बेहद पसंद करती थी। हर कोई गर्व महसूस करता था कि वे ऐसे राज्य में रहते हैं जहाँ एक शांति प्रिय और समझदार राजा शासन कर रहा है। राजा के राज्य की इस उचित व्यवस्था के पीछे जिस आदमी का हाथ था वो थे उनके सबसे प्रिय सलाहकार रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह के रहते राजा को कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, लेकिन अचानक एक दिन रघुवीर सिंह की मृत्यु हो गई। इससे राजा को बहुत दुख हुआ। अब उनके प्रमुख सलाहकार का पद खाली पड़ा था। वो चाहते थे कि पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और जवान आदमी को ये पद मिले, इसलिए वो अपने मंत्री से कहते हैं, पूरे राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी व्यक्ति राजा की 3 पहेलियों का सही जवाब देगा उसे राजा 1000 सोने के सिक्के और अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। अगले ही दिन मंत्री ढिंडोरची को घोषणा करवाने के लिए भेज देते हैं। सुनो ए लोगो, महाराज सूरजमल का ताजा फरमान, जरा गौर से सुनो। महाराज के सबसे प्रिय सलाहकार रघुवीर सिंह की अचानक मृत्यु हो गई है, इसलिए अब उनका पद खाली है। जो भी व्यक्ति महाराज की 3 पहेलियों का सही जवाब देगा उसे महाराज 1000 सोने के सिक्के और अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। कौन जाने अब हमारे मुल्क का क्या होगा। क्यों बाबा, कोई आफत आ गई है सलाहकार की मृत्यु होने से? बेटा आफत तो कुछ नहीं आई। रघुवीर सिंह बहुत ही अच्छा इंसान था। ईश्वर अच्छे इंसान को जल्द ही अपने पास बुला लेता है। बेचारा हमेशा प्रजा की भलाई चाहता था। मैंने कितने ही सलाहकारों को बदलते देखा है, मगर यकीन मानो रघुवीर सिंह जैसा कोई नहीं था। वो हमेशा गरीब मजलूम लोगों के हित में ही सोचता था। पता नहीं अब राजा का नया सलाहकार कौन बनेगा जो हम जैसे गरीबों के बारे में सोचेगा। अगले ही दिन राजमहल में बहुत से आदमी जाते हैं, लेकिन कोई भी राजा की पहेलियों का जवाब नहीं दे पाता है। यूं ही 3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन लोकेश अपनी माँ से कहता है, माँ, क्यों ना एक बार मैं महाराज के पास जाकर इन पहेलियों का जवाब दूं? बेटा राजा हर बार पहेली बदल कर पूछता है। अभी तक कोई भी तीनों पहेलियों का सही जवाब नहीं दे पाया है।
बहुत से अक्लमंद लोगों ने पहेलियों का जवाब देना चाहा, लेकिन हर कोई नाकाम रहा। तुम उन अमीर लोगों के बीच कैसे जा सकते हो? वहाँ बहुत ही तजुर्बेकार और होशियार लोग आए हुए हैं। माँ बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं महाराज के पास जरूर जाऊंगा। सोचो अगर मैंने पहेलियों के जवाब दे दिए तो 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। फिर तुम्हें किसी के घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं होगी और मैं भी महाराज का सलाहकार बन जाऊंगा। ठीक है बेटा, तू इतना कह ही रहा है तो जा। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। ईश्वर तेरी हिफाजत करे। अगले दिन लोकेश राजमहल पहुंच जाता है। महाराज उससे पूछते हैं, तुम यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, मैं यहाँ आपकी पहेलियों का जवाब देने आया हूँ। अभी तक कोई भी मेरी पहेलियों का जवाब दे नहीं पाया। तुम समझदार लगते हो, जवान भी हो, शायद तुम मेरी पहेलियों का जवाब दे सकते हो। जैसा कि तुम शर्त जानते ही हो, जो भी पहेलियों का सही जवाब देगा वो मेरा सलाहकार बनेगा और उसे इनाम में 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ठीक है महाराज, मैं आपकी पहेलियों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा धन क्या है? महाराज, सबसे बड़ा धन संतोष है। जब मन शांत होता है तो इंसान सबसे अमीर होता है। बहुत खूब, अब दूसरे सवाल का जवाब दो। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? महाराज, जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि खुद को जानना और समझना। जब हम अपने आप को पहचानते हैं तब हम दूसरों को भी समझ पाते हैं। सही उत्तर। अब तीसरा और आखिरी सवाल, सच्ची मित्रता का अर्थ क्या है? महाराज, सच्ची मित्रता वो है जब एक मित्र दूसरे की खुशियों में खुश और दुखों में दुखी होता है, बिना किसी स्वार्थ के। बहुत अच्छे, तुमने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं। तुम वाकई में बुद्धिमान हो। आज से तुम मेरे सलाहकार हो। मंत्री, इसे 1000 सोने के सिक्के दे दिए जाए। कल से तुम अपना पद संभालोगे। लोकेश 1000 सोने के सिक्के लेकर अपने घर चला जाता है। लोकेश को देखकर ममता बहुत खुश होती है। वो लोकेश से कहती है, बेटा, जब से तू गया है तब से ही मैं तेरे लिए दुआ कर रही थी कि तू कामयाब हो, और ईश्वर ने मेरी दुआ सुन ली। अब हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। हाँ माँ, अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से तुम्हें दूसरों के घरों पे जाकर काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। बेटा, मेरी पूरी जिंदगी दुख और तकलीफों में कट गई। आज सालों बाद तूने मुझे ये खुशी दिखाई है। अगर आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो बहुत खुश होते। पूरे राज्य में ये बात फैल जाती है कि ममता का बेटा राजा का सलाहकार बन गया है। सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि लोकेश बहुत ही समझदार और नेक लड़का था। एक दिन लोकेश महल से अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में दो भाई एक घोड़ी के बच्चे के ऊपर झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। लोकेश उनके पास जाकर बोला, आखिर तुम दोनों लड़के रहे हो? जिस आदमी को तुम मेरे सामने खड़ा देख रहे हो, ये मेरा बड़ा भाई है। ये एक नंबर का झगड़ालू इंसान है। ईश्वर इसे गारत करे। हमारे पिताजी जो भी छोड़कर मरे थे, हमने उसे आपस में बांट लिया। मेरे हिस्से में घोड़ी आई थी, उस घोड़ी ने एक बच्चा दिया। ये बेईमान इंसान उस घोड़ी के बच्चे को अपना बता रहा है। जरा आप इसे समझाइए, जब बच्चा मेरी घोड़ी ने दिया तो वो घोड़ी का बच्चा मेरा हुआ या इस बकबक का? ये नामुराद झूठ बोल रहा है। सालों से ये अपनी घोड़ी को मेरी जगह में बांधता हुआ आ रहा है और इसकी घोड़ी ने बच्चा मेरी जमीन पर दिया है, इसलिए वो घोड़ी का बच्चा मेरा हुआ। जो चीज जिसकी जमीन पर पैदा होती है वो उसी की हो जाती है। लोकेश समझ गया ये दोनों पागल हैं, इसलिए वो उनसे बोला, तुम्हारी समस्या तो बहुत गंभीर है। तुम्हें राजा के पास जाना चाहिए, वो ही तुम्हारा फैसला कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो, हमें राजा के पास जाना चाहिए, वरना ये झगड़ालू इंसान कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। अगले दिन दोनों भाई राजा के पास पहुंच जाते हैं और राजा को अपनी सारी बात बताते हैं। राजा लोकेश से कहते हैं, इस समस्या का हल तुम करो लोकेश। वो दोनों भाई लोकेश को पहचान लेते हैं, लेकिन राजा के सामने उनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो चुपचाप खड़े रहते हैं। देखो, जगह से घोड़ी और बच्चे का कुछ भी लेना देना नहीं है। जिसकी घोड़ी है बच्चा भी उसी का है, लेकिन तुम्हें अपने बड़े भाई की जगह में घोड़ी बांधने का हर्जाना देना होगा। तुम्हें उसे एक सोने का सिक्का देना होगा। दोनों भाई लोकेश का फैसला सुनकर खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।